नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोकाय मृत्युनाशं दातारमीशम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग रक्त की बीमारियां, जितनी भी रक्त की बीमारियां होती है ना, उस पे हम लोग बात करेंगे। और आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। आप लोग भी बहुत सारे पेशेंट ठीक करते होंगे। जब ये प्रश्न आता है, जैसे एलोपैथी में हेमेटोलॉजिस्ट होते हैं, वो लोग स्पेशलाइज्ड रहते हैं कि जितने भी ब्लड की बीमारियां हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं, थैलेसीमिया है या फिर और भी बहुत सारे एनीमिया है, तो वो उस पे काम करते हैं। तो हम लोग क्यों नहीं ऐसे विचार करें कि हमें रक्त की बीमारियों पे काम करना है। और रक्त जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत में चतुर्थ दोष भी बताया गया है। तो वात पित्त कफ के अलावा और रक्त को बहुत प्रधानता दी गई है। तो हम लोग आज रक्त की बीमारियां, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आपने वगैरह करो, कृपया म्यूट रखिए सर, प्लीज म्यूट रखिए। जब मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दूंगा तभी अनम्यूट करेगा। सब रिकॉर्ड हो रहा है, फेसबुक पे सब जा रहा है, फिर ये यूट्यूब पे भी जाता है, सब जगह ब्रॉडकास्ट होता है। तो आज हम लोग जो भी बात करेंगे ना, ये रक्त की बीमारियों पे ही बात करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और हम रक्त की बीमारियों में बात करेंगे, तो आप लोग भी अपने अपने अनुभव और मत यहाँ पे जो भी है एक्सपीरियंस, वो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। हमने ये हमेशा पढ़ा है, आयुर्वेद में सभी लोगों ने पढ़ा है कि रक्तम जीव इति स्थिति, मतलब शरीर में अगर रक्त है तो जीव की स्थिति है। और हम लोग ऐसे देखते हैं कि तीन दोष हैं, वात पित्त कफ। तो ये वात पित्त कफ शरीर के सारा नियंत्रण करते हैं। लेकिन ये कैसे करते हैं? वात कंट्रोल करता है बॉडी को, पित्त कंट्रोल करता है, कफ करता है, लेकिन ये कैसे करता है? तो रक्त के द्वारा ही करता है। अगर शरीर में रक्त नहीं रहे तो कोई कुछ काम ही नहीं कर सकता है। तीनों दोष का कोई उसमें कोई उपयोगिता नहीं है। मतलब जो भी कार्य होता है वह रक्त के द्वारा ही होता है। इतना महत्वपूर्ण धातु है रक्त धातु। रक्त अगर कम हो गया, या रक्त खराब हो गया, दूषित हो गया, या रक्त बढ़ गया, तो शरीर का जो भी क्रिया है वह गड़बड़ा जाती है। सारा पूरा फिजियोलॉजी गड़बड़ा जाता है, पैथोलॉजिकल कंडीशन शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग रक्त की बीमारियों पे बात करेंगे। और चरक संहिता जब भी हम लोग पढ़ते हैं, जो चिकित्सा का सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, चरक संहिता आयुर्वेद का बेसिक है। हमारा जैसे हैरिसन है एलोपैथी का दवाई का, इंटरनल मेडिसिन का सबसे बेस्ट किताब माना जाता है हैरिसन का, वैसे आयुर्वेद का हैरिसन जैसा ये चरक संहिता है। तो इसमें विधि शोणितीय अध्याय बताया है। इसमें 24 नंबर का जो चैप्टर है, वह विधि शोणितीय अध्याय बताया है, खासकर रक्त की बीमारियों के लिए। तो हम इनके बारे में पढ़ते तो हैं एग्जाम में पास होने के लिए, लेकिन इसका अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अभी इससे रिलेटेड क्या बीमारियां होती हैं, तो जो भी एलर्जिक कंडीशंस आती हैं, एनाफिलेक्टिक जो रिएक्शंस होते हैं बॉडी में, बर्निंग होता है, या फिर किसी को ये होता है, जॉन्डिस हो जाता है, कैंसर होता है, किसी को सिफिलिस होता है, गोनोरिया होता है, मुंह में छाले पड़ जाते हैं, किसी को हर्पीस का प्रॉब्लम होता है, विसर्प होता है, पांडु होता है, पित्त के विकार होते हैं, ब्लड प्रेशर का बीमारी होता है, या फिर भगंदर होता है, फिस्टुला, या फिर किसी को स्किन का सोरियासिस हो गया, या फिर पाइल्स हो गया, या मेंसेस इरेगुलर आ रहे हैं या मेंसेस नहीं आ रहे हैं, है ना। इसी तरह से हार्ट की बीमारी हो गया, या क्षय रोग हो गया। ये सब कैसे होते हैं? तो कहीं ना कहीं इसमें रक्त धातु का इन्वॉल्वमेंट है। रक्त का कार्य अच्छे से नहीं हो पा रहे। बाकी तो दोष दूष्य है ही, लेकिन रक्त का हमें विचार करना बहुत जरूरी है। इसी तरह से हम लोग अपना जो ग्रंथ पढ़ते हैं, तो वो ग्रंथ पढ़ने के बाद जब हम पेशेंट देखते हैं, तो अगर रक्त की दुष्टि होती है,
रक्त अशुद्ध हो जाता है तो नाक से खून आता है रक्त पित्त में, आंखें लाल हो जाती हैं, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, स्टाई होता है आंखों में जो अंजन नामिका होती है, थूकने से रक्त आता है, पूरे शरीर में लाल लाल रैशेस आ जाते हैं, रेड रेड, या थ्रू रेक्टम जब मल त्याग करते हैं तो खून आता है, रक्तस्राव नहीं रुकता है, या ब्लड कैंसर होता है। ऐसे बहुत सारे बीमारियां हमको देखने के लिए आती हैं, कॉमन कॉमन। जब हम विधि शोणितीय अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है कि रक्त की दुष्टि के हेतु क्या बताए। तो अगर किसी ने दूषित मद्य पिया, गंदा शराब पिया, या अधिक मात्रा में मद्य पिया, या फिर उष्ण और तीक्ष्ण मद्य पिया, तो रक्त की दुष्टि होना 100% स्वाभाविक है। इसी तरह से अगर किसी ने तिल का सेवन ज्यादा किया, लवण का सेवन ज्यादा किया, क्षार का सेवन ज्यादा किया, कटु द्रव्यों का सेवन ज्यादा किया, उड़ीद का सेवन ज्यादा किया, और मूली का सेवन ज्यादा किया, बड़ा वाला जो मूली होता है वो ज्यादा सेवन किया, उसी तरह से दही का सेवन ज्यादा किया, फिर दही का पानी का सेवन ज्यादा किया, विरुद्ध चीजें ज्यादा खाई, विरुद्ध चीजें जैसे दूध और मछली, दूध और नमक, दूध और अल्कोहल, दूध और नॉनवेज, दूध और मछली, ये ज्यादा खा रहे हैं, तो उसमें विरुद्ध में मात्रा विरुद्ध भी हो सकता है, जैसे घी और शहद अगर सम प्रमाण में लिया जा रहा है तो वो रक्त की दुष्टि करता है। देश विरुद्ध, अगर कोई राजस्थान में रह रहा है या नागपुर में रह रहा है और वहां पे बहुत ज्यादा कटु और अम्ल और लवण पित्तवर्धक चीजें खा रहे हैं तो उसकी रक्त की दुष्टि हो जाएगी। या काल के विरुद्ध, अगर गर्मी का सीजन है, शरद ऋतु है, और उसमें बहुत ज्यादा तीखा मिर्ची मसाला बहुत ज्यादा खा रहे हैं और डीप ऑयली ये सब फ्राइड ये सब खा रहे हैं, तो उसको ये विरुद्ध है, काल के विरुद्ध है। तो या फिर बहुत सड़ा हुआ खाना खा रहा है, खाने के बाद दिन में सो जा रहा है, या फिर वह बहुत ज्यादा क्रोध कर रहा है, अजीर्ण में भी खाना खा रहा है, धूप का सेवन ज्यादा कर रहा है, सिर को ढक नहीं रहा और धूप में घूम रहा है बहुत ज्यादा, उल्टी का वेग को रोक रहा है, या फिर टाइम पे जब जरूरत है रक्त मोक्षण करने का, रक्त इतना खराब हो गया है लेकिन रक्त मोक्षण करके जलौका या सिरावेद करके रक्त नहीं निकाल रहे हैं, या थकावट से, चोट लगने से, संताप से, क्रोध करने से, बहुत ज्यादा क्रोधात पित्तम ऐसे बोला है, जो इंसान बहुत ज्यादा क्रोध करता है, रोज दिन रात क्रोध करता है, तो उसका शरीर में रक्त की दुष्टि होती है। जो अजीर्ण करने के बाद खाना खा लेता है या अध्यशन करता है, बिना टाइम के भी खा लेता है, तो इससे क्या होता है कि रक्त की दुष्टि हो जाती है। इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, ब्लड कैंसर तक, या फिर छोटे से छोटा अगर विसर्प भी हो रहा है, रक्त पित्त भी छोटा नहीं होता है, बड़े ही होते हैं, या फिर स्किन डिसऑर्डर जो भी हो रहे हैं, रक्त के खराब होने से पिंपल्स हो रहे हैं, मेंसेस इरेगुलर हो रहे हैं, स्कैंटी मेंसेस आ रहे हैं, क्लॉट्स आ रहे हैं, और डिसमेनोरिया हो रहा है, या फाइब्राइड हो रहा है, पीसीओडी हो रहा है, जो भी मतलब बीमारियां रक्त के दुष्टि की वजह से हो रही हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चरकाचार्य जी ने तो बहुत सारी बीमारियां बताई हैं कि रक्त के खराब होने से क्या क्या बीमारियां होती हैं। तो मुंह में छाले पड़ते हैं, आंखों में रेडनेस आती है, इन्फेक्शन होता है जिसको हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं, नासिका से दुर्गंधित स्राव निकलता है, मुंह से दुर्गंध आता है, फिर उसके बाद में विसर्प होता है, रक्त पित्त होता है, विद्रधि होता है, एब्सेस होता है, फिर रक्त में यूरिन पास करने के टाइम पे ब्लड आता है, इसी तरह से प्रदर होता है, हैवी मेंसेस जो मेनोरेजिया मेटोरेजिया वो होना, फिर वातरक्त होता है, वैवर्णता होता है, अग्निमांद्यता होता है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, बॉडी में हैवीनेस आता है, हेडेक होता है, और मुंह में कड़वाहट आती है, तिक्त रसात्मक, ऐसे मुंह का जो टेस्ट है जायका वो बिगड़ जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें बताई हैं जो रक्त के दुष्टि के वजह से हमें दिखती हैं। या फिर पसीना बहुत ज्यादा आता है, मुख में लवण रस की प्रतीति होती है, ऐसे कि नमक खाए ऐसा फील होता है, शरीर में दुर्गंधी आती है, मद आता है, ऐसे हमेशा लगता है कि कुछ ना कुछ नशा चढ़ा हुआ है, इसी तरह से शरीर कांपता है, आवाज बैठ जाता है, ड्राउजीनेस बहुत ज्यादा आता है, आंखों के सामने अंधेरा छाता है, कंडू होता है, छोटे छोटे फुंसियां, दाने दाने शरीर में, रैशेस आना या पस्टुल्स आना, ऐसे पीड़िकाएं आती हैं, कुष्ठ रोग होता है, चर्म दल होता है, ये सब रक्त की दुष्टि की वजह से होता है। या मसूड़ों में जिंजिवाइटिस हो जाना, या फिर दांत हिलना, मसूड़ों से बहुत ज्यादा खून आना, ऐसे बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, ये सब रक्त की दृष्टि से होता है। अब इन्हीं को मैं कुछ 4-5 चीजें बताता हूँ, उसके कारण बताता हूँ और लक्षण बताता हूँ, फिर आप लोग बताइए। अगर नाक से खून आ रहा है
तो हम रक्तपित्त मानते हैं। लेकिन उसका कारण क्या होता है? रक्तपित्त का कारण हो सकता है कि पेट साफ नहीं हो रहा है, रक्त का तीक्ष्ण और उष्ण गुण बढ़ गया है, पित्त का भी उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़ गया है, रक्त का प्रमाण ज्यादा बढ़ गया है, क्वांटिटिवली रक्त ज्यादा बढ़ गया है बॉडी में, और पेशेंट ने बहुत ज्यादा खट्टी चीजें खाई हैं, टोमेटो सॉस खाया है, चिल्ली सॉस खाया है, हरी मिर्ची वाला, लहसुन वाला चीज, गरम चीजें ज्यादा खाई हैं, गरम आहार खाया है बहुत ज्यादा, वो खा के जागरण किया है, रात्रि में जागरण किया है और दिन में बहुत ज्यादा घूमा है, चाय बहुत ज्यादा किया है, लिया है, चाय जो बहुत ज्यादा चाय पीते हैं, जैसे चेन स्मोकर होते हैं ना, वैसे चाय के भी रहते हैं, हर 5-5 मिनट में चाय पीना है, वो भी कड़क चाय पीते हैं, या स्मोकिंग कर रहे हैं बहुत ज्यादा, या या तंबाकू गुटखा खा रहे हैं, तो इन सब से क्या होता है? पित्त बढ़ता है बहुत ज्यादा, और वो पित्त बढ़ के नाक से खून आने लगता है। इस वजह से आंखों में कंजक्टिविटिस होता है, तो वही पित्तवर्धक आहार विहार का सेवन कर रहे हैं। और दूसरा क्या है कि धूप में काम कर रहे हैं, आंखों को चश्मा नहीं लगा रहे हैं और धूप में काम कर रहे हैं, जागरण कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, तो आंखें लाल हो जाती हैं। इसी तरह से जो अंजन नामी का स्टाई होता है आंखों में, तो पेट में कॉन्स्टिपेशन इतना ज्यादा होता है कि बॉडी में हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और पित्त बढ़े ऐसा बहुत सारा काम करना, जैसे रात रात भर सोना ही नहीं, स्ट्रेस में बहुत ज्यादा रहना, तो पित्त दूषित हो जाता है, क्रोध में रहना बहुत ज्यादा, और एंजाइटी में रहना, मतलब बिना कोई कारण से टेंशन में रह रहे हैं, तो यह पित्त धरा कला है, मज्जा धरा कला, मज्जा धरा कला जो है वही पित्त धरा कला है, पित्त धरा कला ही मज्जा धरा कला है। तो वो पित्त धरा कला को दूषित करता है, ग्रहणी की दृष्टि करता है, और उसके पित्त ज्यादा बढ़ने से आंखों में ये स्टाई जो हो रहता है वो आ जाता है, या जागरण कर रहे हैं। आप लोगों ने भी, जिन लोगों ने गायनेक वार्ड में काम किया होगा, उन लोगों को अंजन नामी का स्टाई बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है डिलीवरी कराने के लिए। इस तरह से खून जो है वो थूक में आता है, तो वहां हो सकता है कि क्षयात्मक संप्राप्ति हो, या बहुत दिनों तक बहुत काम किया हो, शारीरिक ताकत से ज्यादा काम किया हो, तो उरशत हो गया है, या सर्दी खांसी ये सब ज्यादा है, बुखार ज्यादा है, बॉडी में हीट बढ़ता है, पित्त बढ़ता है, और या फिर बोलना, चिल्लाना, वाद विवाद करना, या फिर अति प्रमाण में चिल्लाना, उससे ना इंजरी हो जाती है, या धूम्रपान बहुत ज्यादा कर लिया तो थूक से हमारा ब्लड आता है। इसी तरह से पूरे बॉडी में जो रैशेस आते हैं, टिपके टिपके आ जाते हैं, तो रक्त ज्यादा बढ़ने की वजह से हो सकता है, तीक्ष्ण उष्ण पित्तवर्धक आहार विहार की वजह से हो सकता है, धूप में ज्यादा घूमने की वजह से हो सकता है, चिकनगुनिया, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स के साइड इफेक्ट की वजह से होता है। तो ये होते हैं रैशेस। कारण यही होते हैं कि लोग ना ध्यान नहीं देते हैं अपना, इग्नोर करते हैं, और वो शरीर में रक्त की दुष्टि बढ़ाते जाता है। इसी तरह से अगर मल को त्याग करते समय खून आ रहा है, तो हो सकता है कि वहां पे ब्लीडिंग पाइल्स है, या भगंदर है, फिस्टुला है, ओपनिंग है, साइनस है फॉर्मेशन, या फिर पूरे बॉडी का हीट बढ़ गया है, और या फिर लोग ना अचार खाते हैं, मिर्ची के पकोड़े खाते हैं, मिर्ची का अचार ज्यादा खाना, पापड़ ज्यादा खाना, पापड़ में क्षार डाला जाता है उसको टिकाऊ बनाने के लिए, चाय ज्यादा खाना, चाय का सेवन ज्यादा करना, मांसाहार खाना, धूम्रपान, मद्यपान, और बैठने का जो स्थान है वो बहुत ज्यादा ऊंचा उठना, या फिर जैसे कि यहाँ हमारे पास पेशेंट आते थे, जो ड्राइवर लोग थे, जो जैसे यहाँ के जो पहले का बस होता था ना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पीएमटी बस, पुणे म्युनिसिपल ट्रांसपोर्ट के जो बसेस होते थे, तो उसके साइड में इंजन इतना गर्म हो जाता था, और जो ड्राइवर है ना उसका सीट भी गर्म हो जाता था, पानी पीने को नहीं मिलता था, और वो उन लोग को इतना मेहनत करना पड़ता था, सबको ब्लीडिंग पाइल्स का प्रॉब्लम था। अभी तो बस अच्छा कर दिया है, एसी वगैरह कर दिया है मोदी गवर्नमेंट ने, यहाँ का गवर्नमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन पहले बहुत ज्यादा तकलीफ था। जब मैं कॉलेज जाता था ना बीएमएस के लिए, तो मैं देखता था कि बहुत सारे लोग बैठ नहीं पा रहे हैं ड्राइविंग करते टाइम। फिर कुछ कुछ लोगों ने ऐसे बताया, पेशेंट भी जब आने लगे मेरे पास शुरुआत में, तो वो ज्यादा पता चलता था कि ड्राइवर हैं वो पीएमटी के, और फिर वो इंजन के पास इतना हीट रहता था, और खाना पीना भी टाइम पे नहीं, और उनको हर रोज ब्लीडिंग पाइल्स या फिशुला ऐसा तकलीफ रहता था। इसी तरह से खून न रुकना, जिसको हम थैलीसीमिया बोलते हैं, तो वो भी मेजर जो रहता है, तो उसमें सॉरी, थैलीसीमिया नहीं बोलते, हीमोफीलिया बोलते हैं, हीमोफीलिया। तो वो थैलीसीमिया में तो रक्त बनता ही नहीं है, हीमोफीलिया में रक्त बंद नहीं होता है,
तो पित्त बढ़ा ऐसा आहार का सेवन ज्यादा करना, पतला आहार का ज्यादा सेवन करना, सूप और जूस लेना, दही का सेवन ज्यादा करना, विनेगर सिरका होता है वो लेना, और बहुत ज्यादा गर्म चीजें खाना, उष्ण गरम गरम भी खाना और उष्ण वीर्यात्मक भी खाना, धूप में बहुत ज्यादा काम करना, भट्टी में बहुत ज्यादा काम करना, भट्टी के पास जो बॉयलर्स होते हैं ना केमिकल फैक्ट्रीज में। मेरे पास एक पेशेंट आए थे, वो जो रेलवे का वो बनता है ना, रेल रेल बनते हैं, तो वो वहां पे काम करते थे। तो उनका रूम एसी में होने के बाद भी गर्मी लगती थी, उनको बहुत सारा दूध पीने को दिया जाता था, तभी पसीना इतना आता था, और वो पूरा बॉयलर ऐसे बॉयल हो रहा है, और उनका यही काम था कि जो भी आ रहा है रॉ मटेरियल, वो सारा चीज को गर्म करना है बॉयलर में, और फिर वहां से गरम गरम लोहे को निकालना है, सांचे में डालना है। उनको ये रक्त स्राव होता था तो रुकता ही नहीं था। फिर मैंने उनको कहा कि आप, या आंखों से भी कभी कभी उनको बहुत अंधेरा चाहता था, तो उनका यही था कि भट्टी के पास काम करते थे, या फिर रक्त में कोई प्रॉब्लम रहती है, जेनेटिक डिसऑर्डर रहते हैं, उसकी वजह से रक्तस्राव नहीं रुकता है। जो ब्लीडिंग है ना, क्लॉटिंग फैक्टर अगर नहीं है तो वो नहीं होगा, नहीं रुकता है, बहुत ज्यादा फिर डेंजरस कंडीशन आ जाती है, इमरजेंसी मैनेजमेंट करना पड़ता है। शेविंग भी कट गया ना, तो फिर खून ही नहीं रुकता है। उसी तरह से अगर ब्लड कैंसर है, ल्यूकेमिया है, तो उसमें यकृत और प्लीहा का कार्य खराब हो जाता है, यकृत प्लीहा काम नहीं कर रहे हैं। जॉन्डिस है, स्वेलिंग है, जीर्ण ज्वर है, पांडु है, कृमि है, इसका हिस्ट्री रहता है। अगर बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं बहुत ज्यादा, और मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, अनिद्रा है, तो रक्त जो तैयार होने का जो हेमोपोएटिक सिस्टम है वो बिगड़ जाता है, और इसकी वजह से रक्त की बीमारियां हो जाती है। अभी मैंने जो हेतु बताए, उसके अलावा आप लोगों को कुछ बताना है तो बताइए। मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। डॉक्टर पल्लवी जी, आपके पास ऐसे पेशेंट आते हैं खून की बीमारी, खून अशुद्ध होने के, पिंपल्स वगैरह के पेशेंट आते हैं? डॉक्टर पल्लवी जी, आप सुन पा रही हैं? अनम्यूट कर पा रही हैं? हेलो। हाँ जी, बताइए। हाँ सर, जस्ट ज्वाइन किया है, मतलब टॉपिक समझ में नहीं आया तो थोड़ी देर बाद बोलती हूँ, बाकी का बोलने के बाद। ठीक है, ठीक है, अभी डॉक्टर जस्ट ज्वाइन आकाश किया। जैन जी या कोई और बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। रक्त के दूषित वाले बीमारियां, डॉक्टर माधुरी मैम, आपके पास पेशेंट ऐसे आते हैं क्या? या गीता पटेल मैम, कुछ आप बोलेंगी इस टॉपिक पे? सर क्या, हेलो नमस्ते सर। रक्त दुष्टि पे हम लोग का बात हो रहा है, रक्त हाँ सर। दुष्टि करने विकार। सर आते हैं हर्पिस के विसर्प के आते हैं सर। सर फिर मुख दूषिका के रहते हैं पेशेंट, रक्त प्रदर। सर ये सब होते हैं स्किन के लीजन में, तो सर रहता ही है ना रक्त दुष्टि, रस रक्त मांस, ये सब मेन हाँ, मतलब रक्त उसका दुष्टि हेतु रहता आपको कुछ मिला है, आपने ऐसे पता है। सर लगाया? हेतु मोस्टली मेरे यहाँ जो पेशेंट रहते हैं, देखा गया तो रात्रि जागरण रहता है। लोग जी। खाली फुकट बोलते हैं ना, मोबाइल सर देखते रहेंगे और टाइम पास करते रहेंगे, 1 बजे तो लग जागे या तो फिर जी। लेट उठना, और कॉन्स्टिपेशन। दूसरा चीज सर, बहुत ऑयली बाहर का जंक खाते हैं जो टीनेजर्स रहते हैं ना, 17-18 साल या 16, वो तो खाते ही है सर। चाइनीज फेवरेट सर, चाइनीज फूड है ना, बहुत रक्त दुष्टि के कारण, क्योंकि उसमें हाँ, सब कलर और प्रिजर्वेटिव जो रहता है ना, वो भयानक है सर। सोडा वो डाला जाता है, क्षार डाला और जाता है। सर रेड कलर आपको वो दिखता है ना, वो चाइनीज भेल का, जो मंचूरियन हाँ, का, इतना उष्ण तीक्ष्ण विदाही है वो अन्न। मतलब मुंबई में तो वो हर एक बच्चा खाता रहता है ना, मुझे पता नहीं क्या उसमें है। और वो रक्त दुष्टि सर कॉज ही करता है, और कुछ ना, हर एक पेशेंट में कुछ ना कुछ स्किन लीजन रहता ही है उसकी वजह से, बोलते हैं ना, कोई भी पैच आया, पिंपल्स का तो रहता है सर बहुत सारे, या सोरियासिस या ल्यूकोडर्मा का पैच आ रहा है सर, ये रक्त दुष्टि का ही सर कारण। और रक्त प्रदर भी सर, जो ये मेंसेस होते हैं ना सर, ज्यादा हो रही तो उष्ण तीक्ष्ण विदाई, पित्तज आहार खाने से सर ये हो रहा है। और रात्रि जागरण स्टूडेंट लाइफ में तो, और सर बहुत मतलब पानी भी ठंडा पीना, कोल्ड ड्रिंक सर, एक तो है बहुत जन को बहुत कोल्ड ड्रिंक, लड़के लोग रेड बुल ये वो सब कैफीन वगैरह पीना, कैफीन ओवर इनटेक ऑफ कैफीन सब रक्त दुष्टि कॉज ही करेगा ना, उष्ण तीक्ष्ण ये हो अगर जाएगा कोई जो। ज्यादा कोका कोला पी रहा है तो उसका हाँ रक्त दूषित कितना होगा, आप सोचिए। होगा, वही तो सर, बहुत ही होगा तो सर, ये कोक बहुत पीने से सारे कितना होता है? और वो एक और सर। फैशन है, फैशन है हाँ कि हाँ कोक पियो, कोका कोला हाँ, पियो। को बच्चों को वही लगता है वो आजकल के,
और सिगरेट स्मोकिंग सर, मैं अगर देखती हूँ तो इतने यंग यंग है आते, हाँ सिगरेट है उनका चालू, मतलब बियर पीते हैं, अल्कोहल है, यंग है एजेबल, मतलब दे फील लाइक इट्स अ फैशन स्टेटस सिंबल है, नहीं करेंगे तो हमको पूछेगा कौन, पीयर प्रेशर में रहते हैं सर बच्चे। बहुत काउंसलिंग करना पड़ता है सर, उनको समझाना पड़ता है कि ये चीज नहीं थी अपनी सबकी लाइफ, तो बहुत ऐसे, तो ये हेतु तो मिलते हैं। और सर स्ट्रेस फैक्टर रहता है सर, और ना क्रोध एक मैंने देखा है सर, एंगर, बहुत एंगर इश्यूज रहते हैं सर, बहुत, जी हाँ बहुत टैंट्रम्स, बहुत मतलब पीक एंगर, वायलेंट एंगर के भी केसेस बोलते हैं, सुनते हैं ना, घर के लोग बताते हैं ना, तो इतना है, तो फिर रक्त दुष्टि होगी ना सर, जी। तो ये है ऐसे सर। हाँ, और बताइए और किसी सर को। फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स रहते हैं ना, जो डोसा इडली वाले वो खाते हैं बहुत सर, ये तो बहुत रहता है फर्मेंटेड प्रोडक्ट खाना, जी, वो सर। क्यों खाते हैं लोग इतना ज्यादा, क्यों? सर वही क्यों, वही तो समझ नहीं आता है, क्योंकि क्या घर का खाना पसंद नहीं है उनको, दाल चावल, हफ्ते के 4 दिन तो सर बाहर ही खाएंगे, कुछ ना कुछ, ऐसा ही रहता है इनका सब। जी जी। और फिर बीमार पड़ते हैं, फिर डॉक्टर पास आते हैं, फिर डॉक्टर को फीस देने के लिए भी उनको फीस देने प्रॉब्लम के होती लिए सर उधर झिक झिक करेंगे, पर उधर बाहर खाने के लिए नहीं झिक झिक करेंगे, उधर जो बोलेगी पैसा डालेगी वो गंदा कचरा खाने के लिए सर, पर है। इधर बोलेगी आप इतना लेते हो उतना लेते हो, जो जी रोज का हो गया सर। जी। ठीक है, और कोई बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पे, रक्त के विकारों पे? किसी को पिंपल्स वगैरह आ रहे हैं, आप लोग का क्या अनुभव है? कुछ बोलिए, आप लोग एक्सपीरियंस बोलिए बोलिए, नहीं तो मैं बताता हूँ। इसमें रक्त दुष्टि जब होती है ना, तो इसमें नाक से बहुत ज्यादा खून आ रहा है, चक्कर आ रहा है, या कोई ना चक्कर इतना ज्यादा आता है कि बेहोश हो जाता है, और नाक से रेड रेड ऐसे खपली टाइप निकलता है हमेशा, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में ना रेडनेस बहुत ज्यादा ऐसे दिखता है, जो आर्टरीज वेन्स है ना आईज में, वो बहुत रेड दिखती हैं, फोटोफोबिया होता है बहुत ज्यादा, और थोड़ा भी ना पढ़ने का या फिर काम का, जागरण का थोड़ा भी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि रक्त दुष्टि इतनी ज्यादा हुई रहती है। और दूसरा क्या है कि आंखों का जो पलके है ना, वहां पे गांठ होती है, जिसको हम अंजन नामिका या स्टाई बोलते हैं, वो हो जाता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और बहुत ज्यादा ऐसे चुभ रहा है, ऐसे बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है, ऐसा अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा जख्म होता है, और पेट साफ नहीं होता है, और क्या है, थूक से कभी कम या ज्यादा खून आता है, कफ के साथ बहुत ज्यादा खून आता है, या अपने आप भी खून आता है। और दूसरा क्या है कि पूरा बॉडी में तिल जैसे छोटे 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 पूरे से दाने दाने आ जाते हैं, खुजली आती है, कभी आती है कभी नहीं आती है, बर्निंग बहुत ज्यादा होता है, और मल के द्वार साथ में बहुत ज्यादा खून आता है, चक्कर आता है, पंडुता होती है, और ज्यादा खून निकलने से अभी रक्त प्रदर भी है, उपकुश कामला विसर, ये सब भी है, तो खून की कमी रहती है, या प्रदर बहुत ज्यादा हो गया तो खून की कमी होने से पांडुता होती है, थकावट आता है, और कभी भी जान जा सकती है, अगर बहुत ज्यादा एचबी कम हो गया ना तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है। और दूसरा क्या है कि हमेशा खून कम रहता है या खून बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जो पॉलीसिथीमिया वायरा रहता है ना, उसमें बहुत ज्यादा खून का प्रॉब्लम, बीमारियां रहती हैं। इस पे आदित्य सर आप कुछ बताना चाहेंगे? ब्लड डिसऑर्डर्स, ब्लड डिजीजेस पे आदित्य सर कुछ बोलिए सर। सर मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है सर। ब्लड डिसऑर्डर में क्या बताना है? कुछ भी अभी बताइए, अभी ज्वाइन आपको जो आता है वो बताइए सर। थैलीसीमिया, किया तब। हिमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, कुछ भी बताइए। सर ब्लड डिसऑर्डर में जैसे जो रेड ब्लड सेल के डिसऑर्डर होते हैं जो सबसे ज्यादा सोसाइटी में मिलते हैं, उसमें रेड सेल्स के अंदर मतलब पित्त अग्नि, जैसे रेड सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम में परेशानी होती है, उसके कारण जो हीमोग्लोबिन की चेन होती है, मतलब जो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन कैरी करता है उसकी चेन बनती है, वो प्रेसिपिटेट कर जाती है। मतलब उसको घोल में होना चाहिए रेड सेल के साइटोप्लाज्म, एक मीटर पानी, रेड सेल के घोल में होना चाहिए साइटोप्लाज्म में, वो प्रेसिपिटेट कर जाती है, तो प्रेसिपिटेट कर जाती है वो, और रूक्षता पैदा करती है कोशिका के अंदर, उसके कारण कोशिका ना खत्म मर जाती है जल्दी, अपोप्टोसिस हो जाता है। तो उसके कारण ऐसे ये बोन मैरो में बहुत ज्यादा चल रहा होता है कि बोन मैरो में ऐसे जो भी सेल्स बनते हैं थैलेसीमिया मेजर में, वो वहीं पे लाइस, वहीं पे एपोप्टोस हो जाते हैं।
तो करीब 100 में से 85% सेल्स जो होते हैं वो ऐसे अपोप्टोस हो जाते हैं। तो क्या होता है, बोन मैरो मज्जा दुष्टि जैसे बोन मैरो बहुत बढ़ जाता है और एक्चुअली अस्थि धातु कमजोर होने लगता है। अस्थि धातु की अग्नि, अस्थि बनती नहीं अच्छे। बोन मैरो जो होता है वो अस्थि धातु की जगह ले लेता है और फ्रैक्चर्स भी मिल सकते हैं। और ये थैलेसीमिया में होता है ऐसा। और ओजक क्षय भी हो जाता है। इस कारण से जो मतलब जो अच्छे सेल्स होते हैं जो ऑक्सीजन कैरी कर सकते हैं वो बोन मैरो से कम ही निकलते हैं, ब्लड में कम ही आते हैं, पेरिफेरल ब्लड में। तो इसलिए सीवियर अनीमिया मिलता है कि अगर पेशेंट को जिंदा रहना है तो खून की जरूरत पड़ेगी। ये ये थैलेसीमिया परेशान। और अगर उसका पेशेंट की तासीर अगर देखें तो सिम्टम्स क्या होते हैं, बच्चे में पाया जाता है। 3 से 6 महीने के बीच में बच्चा आता है, पेट फूला रहता है उसका, खाना नहीं खा रहा होता है, चिड़चिड़ा होता है मतलब खाना मतलब माँ का दूध नहीं पी रहा होता है, चिड़चिड़ा होता है और पेट काफी फूला होता है, उसकी सांस तेजी से चल रही होती है और चेहरा स्किन सफेद जैसा रहता है। तो इसमें ये और तासीर भी कई बार जैसे बच्चों को खून भी चढ़ाते हैं तो तासीर थोड़ी गर्म की साइड रहती है, शरीर रुक्ष रहता है। तो इनमें थैलेसीमिया मरीज में मृत्यु 2 कारण से होती है। एक तो जो सीवियर अनीमिया होता है उसके कारण दूसरे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, जैसे इन्फेक्शन, लंग में पानी भरना, फिर उसमें इन्फेक्शन, बार बार खांसी जुकाम। एक कारण तो ये रहता है। फिर दूसरा, अगर उनको खून चढ़ाएं तो जो खून हम बाहर से देते हैं उसकी लाइफ भी मतलब 40-45 दिन रहती है शरीर के अंदर। उसके बाद इतना सारा वो खून टूटता है और वो अपना सब खून के जो डिसइंटीग्रेटेड प्रोडक्ट्स रहते हैं रेड ब्लड सेल के वो सिक्रीट होते हैं। उसमें जो फ्री आयरन होता है वो सारी ग्रंथियों में जमा हो जाता है, सारे सॉफ्ट ग्लैंडुलर ऑर्गन्स में, जैसे पिट्यूटरी हुआ, पीनियल हुआ, थायराइड हुआ और लिवर हुआ, हार्ट हुआ, जहां भी सॉफ्ट फ्लेश रहता है जहां भी, वहां पर आयरन डिपॉजिट हो जाता है और उस ऑर्गन्स को खराब करने लगता है समय के साथ। तो लिवर खराब हो, सिरोसिस, हार्ट खराब हो तो कार्डियोमायोपैथी, इस तरीके से ग्रोथ स्टंटिंग, पिट्यूटरी खराब हो गई। तो इस कॉम्प्लिकेशन से वो स्पेशली लिवर सिरोसिस और हार्ट हार्ट फेल्योर से वो मरते हैं। तो हम उनको वो देते हैं, आयरन कीलेटर जैसे देते हैं, लेकिन तो भी वो स्लो ही करता है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट यही है कि मतलब एलोपैथी में कि दूसरे किसी भाई से या दूसरे कोई जो भी रैंडम डोनर है, 80,000 में से कोई 2 लोग का मैचिंग होता है एचएलए का, तो उसका डब्ल्यूबीसी पे जो ग्रुप रहते हैं मैच करके उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना, ये डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। और सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है कि अ, एक अमीनो एसिड बदल जाती है, उससे क्या है जो हीमोग्लोबिन होता है घुलना, वो भी आरबीसी के अंदर घुलना बंद कर देता है, मतलब उसके अंदर प्रेसिपिटेट कर जाता है। उसको प्रेसिपिटेट नहीं करना चाहिए, तो प्रेसिपिटेट कर जाता है। उसके कारण सेल की मॉर्फोलॉजी खराब हो जाती है, टेढ़े मेढ़े सेल, हंसिए की तरह सेल ऐसे रहते हैं। तो ये जो सेल होते हैं इतने सारे टेढ़े मेढ़े हंसिए की तरह सब जगह ब्लॉकेज कर देते हैं, हंसी अटक जाता है उसका, तो ऐसे वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं, तो एकदम से दर्द होता है, वेसल में थ्रोम्बस कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। और तो उसके कारण मेन कॉम्प्लिकेशन सिकल सेल पेशेंट में होता है कि उनको थ्रोम्बोटिक काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, कि मतलब रक्त जैसे बहना बंद कर देता है और बहुत ज्यादा पेन होता है उसके साथ, जैसे वात रक्त बोले हैं क्या बोले हैं, अब बहुत ज्यादा पेन होता है और उसके कारण उनको पेन के कारण वहां पे थ्रोम्बोसिस आती है और गैंग्रीन भी हो जाता है। तो उनको हम क्या करते हैं, उनका खून निकाल के जो दूसरा नॉर्मल खून है वो चढ़ाते हैं। तो ये कॉमन बिनाइन मतलब नॉन कैंसरस ब्लड डिसऑर्डर है जो रेड ब्लड सेल के होते हैं। ये अगर इन इसमें हम अच्छा इलाज कर सके तो बहुत, क्योंकि थैलेसीमिया में हार्डली लेस देन 1% लोग ही ट्रांसप्लांट 30 लाख का अफोर्ड कर सकते हैं। जी सर। बहुत अच्छा बताया सर आपने। तो हमें ना आयुर्वेद के हिसाब से अगर और कोई बोलना चाहते हैं क्या इस टॉपिक पे? अगर कोई बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। आज अरविंद सर नहीं आए, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ना रक्त की दृष्टि हो रही है तो आयुर्वेद में बताया है कि रक्त का मूल स्थान क्या है? रक्त व स्त्रोतस का मूल स्थान यकृत और प्लीहा है। तो हमें पेशेंट को पहले तो वहाँ हिपैटोमेगाली स्प्लीनोमेगाली है कि नहीं वो देखना चाहिए। जीभ का परीक्षण करके हमें देखना चाहिए कि कृमि है क्या, कॉन्स्टिपेशन है क्या, वो पूछना चाहिए। अगर ब्लड कैंसर है तो डब्ल्यूबीसी जो है वो विकृत रूप में बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, उसका जांच कराना चाहिए। उसमें इन्फेक्शन कितना है वो देखना चाहिए।
और हमें पूरा शरीर में हर अवयव का परीक्षण करना चाहिए। जैसे आंखों में बहुत रेडनेस आ रहा है, सिरा जाल बहुत ज्यादा दिख रहा है, प्रोमिनेंट आर्टरीज वेन्स दिख रहे हैं, वो देखना चाहिए। स्टाई के लिए भी देखना पड़ता है, कभी अगर स्टाई सर्जरी करना पड़ा है तो सर्जरी करना पड़ता है। अर्श भगंदर को देखना पड़ता है कि वो कितना है, ब्लीडिंग पेल्स कितना है, पूरा केस टेकिंग करना पड़ता है। खून आ रहा है बहुत ज्यादा थूक के साथ तो टीबी का टेस्ट करना पड़ता है कि टीबी है क्या, और लंग्स का पूरा चेक करना पड़ता है, वेट लॉस हो रहा है क्या, सर्दी जुकाम बुखार है क्या, मल प्रवृत्ति अच्छे से हो रही है कि ना। मतलब हर तरह से हमें ब्लड टेस्ट, पैथोलॉजिकल टेस्ट, और जो भी जैसा जरूरत है। अगर स्टूल से बहुत ब्लड आ रहा है तो उनको अल्सरेटिव कोलाइटिस है क्या, क्रॉन्स डिजीज है, या ब्लड कैंसर है, इंटेस्टाइन का कैंसर है क्या। अगर बहुत ज्यादा हैवी मेंसेस आ रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्या बीमारियां हैं, फाइब्रॉइड है क्या, क्यों आ रहा है, वो सब हमें डायग्नोस करना पड़ता है। अब बिना डायग्नोसिस के कुछ नहीं होगा। दूसरा क्या है कि अगर नाक से खून आ रहा है तो हमें सौम्य दवाइयां ही देनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग दवाइयां नहीं देना है। नाक में घी का नस्य देना पड़ेगा। अगर मल प्रवृत्ति के समय केवल खून आ रहा है, फ्रेश ब्लड आ रहा है, तो हमें वहां पे क्योंकि अधोग रक्तपित्त है तो हमें वमन कराना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिमार्गम च विधीयते, मतलब उल्टे डायरेक्शन से दोषों को निकालना है तो वमन कराना पड़ेगा, उल्टी करा के दोष निकालना है। आंखों में रेडनेस है तो हमें नेत्र पुरण, और आंखों की उष्णता कैसे कम हो तो उसके लिए प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी ऐसे द्रव्य देना पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा ब्लड बढ़ रहा है, पॉलीसाइथेमिया वेरा ऐसा है, एचबी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो उसमें रक्त मोक्षण करना पड़ेगा। और खून अगर आम युक्त खून है तो उसको रोकना नहीं है। रक्त प्रदर है या फिर अधोग रक्तपित्त है या फिर नाक से खून भी आ रहा है तो शुरुआत का आम युक्त पित्त है, रक्त है, उसको रोकना नहीं है, उसको निकलने जाने देना है। स्तंभन दिया तो बहुत सारी बीमारी होती है, बाद में हम उसको रोकने का कोशिश करते हैं। और खून इतना नहीं बहना चाहिए कि पांडुता आ जाए, इसको ध्यान में रखना पड़ता है। इसी तरह से ब्लड कैंसर में वो साध्य है कि असाध्य है, उसका ध्यान में रख के पेशेंट को हमें बताना चाहिए। जब चरक संहिता हम लोग देखते हैं, चरक संहिता में 24th चैप्टर सूत्र स्थान का, उसमें रक्तज व्याधियों की चिकित्सा क्या बताया कि रक्त की बीमारी है, रक्त और पित्त का आशय संबंध है, और रक्त का कार्य जीवन कार्य है। तो हमें रक्त को ठीक करना है तो हमें विरेचन देना सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि रक्त और पित्त आशय संबंध से है। तो लूज मोशन करा दीजिए, विरेचन कराइए। आम को पचन करने के लिए उपवास करा दीजिए, रक्त मोक्षण कराना चाहिए। और रक्त पित्त हरि क्रिया, जो रक्त पित्त की जो चिकित्सा है वह सारी चिकित्सा करनी है, सेम टू सेम रक्त पित्त वाली चिकित्सा, वो करने से फायदा होता है। दूसरा क्या है कि इन्होंने ये बताया कि अगर दूषित रक्त है तो जो दूषित वात की दृष्टि से जो खून दिखेगा हमें वो अरुण वर्ण का आएगा, रेडिश ब्लैक ऐसा आएगा, झाग युक्त आएगा, तनु आएगा, उसमें एयर बबल्स आएंगे। जब हम जैसे स्कैल्पेल से ब्लड लेटिंग कर रहे हैं, ब्लड निकाल रहे हैं, तो उसमें एयर बबल्स आएंगे, झाग आएगा बहुत ज्यादा। पित्त से दूषित रक्त अगर निकलेगा तो येलोइश निकलेगा, ब्लैकिश निकलेगा, और वह उष्णता के कारण देर से जमता है, क्लॉट लेट होता है। कफ से अगर दूषित है तो थोड़ा सा हल्का सा पीला और पांडु रंग का होगा, पिच्छिल होगा, तंतुवत होगा, जैसे थ्रेड फॉर्मेशन जैसा आएगा, और गाढ़ा होगा बहुत ज्यादा, और वो जल्दी क्लॉट हो जाता है जो अगर कफ वाला रहेगा। और सबसे अच्छा जो रक्त है, अगर कोई बीमारी नहीं है तो उसका भी बताया है कि तपाया हुआ जो स्वर्ण है वैसा रेड होगा, इंद्र नाम का जो कीड़ा है उसके जैसा होगा, लाल कमल जैसा होगा, या जो आलता से पैर रंगते हैं, पैर को कलर करते हैं वैसे आलता जैसा होगा, या गुंजा फल के समान रक्त अगर है तो वो शुद्ध रक्त है। और विधि शोणित अध्याय में बताया है कि अगर दूषित रक्त होता है तो मद, मूर्छा और संन्यास जैसे कंडीशन आती है। मतलब पेशेंट को मद रहेगा, नशा चढ़ने जैसा, या मूर्छित हो जाएगा, या संन्यास कोमा में भी जा सकता है, या फिर मृत्यु भी हो सकती है। इतना रक्त जो है इतना महत्वपूर्ण है। और सुश्रुत संहिता में तो इतना बढ़िया से और डिटेल में बताया कि रक्त का शुद्धि करने के लिए क्या क्या दवाइयां दे सकते हैं। अब हम कुछ कुछ बीमारियों पे बात करेंगे। अगर नाक से खून आ रहा है तो नस्य देना है, घी का नस्य देना है, या दुर्वा घृत या दुर्वा सोरस का नस्य, या बर्फ के पानी का नस्य, उससे फायदा होता है। और पेट साफ नहीं हो रहा है तो त्रिफला, गंधर्व हरित की चूर्ण दे देते हैं। पूरे बॉडी का हीट कम करने के लिए शतावरी घृत खाने को देते हैं। प्रवाल, कामदुधा, चंदन आदि वटी देते हैं तो उससे फायदा होता है। आंखें रेड हो रही हैं तो शतावरी घृत,
त्रिफला घृत देते हैं। और आंखों में जो स्त्री दुग्ध रहता है, मतलब जो माताएं दूध लैक्टेटिंग मदर्स हैं, उनका दूध आंखों में डालते हैं, तो उससे जो, या नस्य देते हैं तो जो रेडनेस है आंखों का वह कम हो जाता है। या घी का नस्य देते हैं, उससे फायदा होता है। उसी तरह से आंखों के चारों ओर चंदन का लेप लगाने से अंदर जो कंजक्टिविटीज है वो कम हो जाता है। इसी तरह से जो पैर के तलवे हैं उसमें शब्दोद्घृत लगा के अभ्यंग करना है, उससे आंखों का हीट कम हो जाता है। पैरों का और आंखों का बहुत संबंध रहता है। आग्नेय तत्व प्रधान है पैर, और आलोचक पित्त रहते हैं आंखों में। वहां घी लगाया शब्दोद्घृत तो आंखों का रेडनेस कम हो जाता है। उसी तरह से अगर स्टाई है, अंजन नामिका, आंखों में पलकों में गांठ जैसा आ रहा है, इन्फेक्शन ऐसे गांठ जैसा, तो प्रवाल कामदुधा चंदनादिवटी त्रिफला चूर्ण या एरंड हरित के एरंड तेल दें, पेट साफ करें और चंदन लगाएं, या दशांग लेप का ऊपर से हम लेप लगा सकते हैं। उसके ऊपर नहीं, मतलब उसके ऊपर नहीं, आंखों के पलकों के ऊपर, कि आंखों को नुकसान ना हो। और दूसरा क्या है कि थूक से अगर खून आ रहा है तो हम प्रवाल और प्रवाल पिष्टी लाक्षादि गुगुल दे सकते हैं, लाक्षादि घृत दे सकते हैं। और एलादिवटी, अगर खांसी वगैरह आ रहा है तो एलादिवटी तालिसादिवटी। क्षय अगर हो गया है, टीबी हो गया है, तो सहस्त्रपुटी अभ्रभस्म मौक्ति भस्म चौसठ पिपली चूर्ण, ये वंशलोचन चूर्ण श्रृंग भस्म दे सकते हैं, वासा पाक दे सकते हैं। इससे रक्त पित्त जैसे संप्राप्ति और क्षयात्मक संप्राप्ति ठीक होता है। इस तरह से पूरे बॉडी में अगर बहुत ज्यादा रैशेस आ रहे हैं तो विरेचन कराएं, प्रवाल कामदुधा चंदन आदि वटी दें, सारिवा चूर्ण दें। अगर मल त्याग के समय खून आ रहा है तो उसमें सारिवा कामदुधा चंदन आदि वटी प्रवाल पिष्टी दें। शतावरी सिद्ध घृत दें। अर्जुन सिद्ध घृत देने से रक्तस्राव जो नहीं रुक रहा है वो रुक जाता है, अर्जुन सिद्ध घृत। तो उसमें हीमोफीलिया में अर्जुन सिद्ध घृत से बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर ब्लड कैंसर है तो जो लाख बनता है पीपल के वृक्ष से वो दे सकते हैं, या फिर जो एलोवेरा का जेल है वो दें, शिलाजीत दें। और दूसरा क्या है कि यकृत और प्लीहा को काम करने वाली दवाइयां दें, रक्त पाचक दें, रस पाचक दें, कुमारी असव दें। और 1 कप रोज एलोवेरा का जो जेल है वो निकाल के उसका सेवन करें। उसी तरह से विरेचन के लिए गुलाब कली, आरगवद, मनुका, हरित की, यष्टि मधु का काढ़ा, सोनामुखी, इसका काढ़ा दें तो अच्छे से पेट साफ हो जाता है। और दूसरा क्या है कि अगर मुंह से बहुत सॉरी अगर मल त्याग करते टाइम बहुत ब्लड आ रहा है तो वमन करें मदन फल से, यष्टि मधु से। अगर रक्तस्राव नहीं रुक रहा है तो अर्जुन साल का जो चूर्ण है, अर्जुन छाल का चूर्ण, वो लगा दे जख्म में तो ब्लीडिंग रुक हो जाता है, सॉरी क्लॉटिंग हो जाता है, खून रुक जाता है। और अर्जुन चूर्ण जो है बहुत ही अच्छा है, कषाय रसात्मक है, और वो वास्यो कंस्ट्रिक्टर है, जख्म को वो बंद कर देता है। इसी तरह से गंधक, रक्त के जितनी भी बीमारियां हैं उसमें हम क्या क्या दवाइयां दे सकते हैं। खून को साफ करना है तो गंधक रसायन, पंचतिक्त का काढ़ा दे सकते हैं। इसमें पटोल है, वासा है, गुडुची है, नीम है ना, कंटकारी है, वो दे सकते हैं। पंचतिक्त घृत दे सकते हैं। सारीवाद्यासव, सारीवा का चूर्ण, अनंत मूल का चूर्ण, फिर मंजिष्ठा का सार या चूर्ण, या रक्त स्तंभकवटी, कुटज घनवटी, बोलबद रस, जैसा कंडीशन है वैसा। दूसरा क्या है कि रक्त की दुष्टि ना हो इसलिए जागरण नहीं करना है, धूप में नहीं घूमना है, और चिंता नहीं करना है, बहुत मेहनत वाला काम नहीं करना है। दही नहीं खाना है। अगर रक्त की बीमारियां बार बार हो रही है, पिंपल्स बार बार आ रहे हैं, दही नहीं खाना है, मछली नहीं खाना है, अचार नहीं खाना है, पापड़ मिर्ची चाय, फिर स्मोकिंग तंबाकू मद्य बंद कर देना है। और खाने में क्या रहना है तो घी का, गाय का घी, दूध, अंजीर, मनुक्का, फिर द्राक्षा, अंगूर, धनिया, फिर जीरा, मूंग दाल, जवारी का रोटी, लौकी, करेला, परवल, तोरई, इन सब का सेवन करें। और दूसरा क्या है कि बैठने का जगह जो है वो बहुत ज्यादा हीट वाला ना रहे। लैपटॉप पे भी काम करें तो ये शार धर्मियता है, मोबाइल पे काम है, शार धर्मियता है, तो थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। शार धर्मियता नहीं बढ़ना चाहिए, बॉडी में हीट बढ़ता है। और बहुत ज्यादा तीखा, मिर्ची मसाला, खट्टा, अचार, फिर टोमेटो सॉस, चिल्ली सॉस, और भी बहुत सारे सॉस होते हैं वो सब ना खाएं।
तो ऐसा करते हैं ना तो रक्त का शुद्धि मधुर तिक्त कषाय खासकर तिक्त रसात्मक द्रव्यों से अच्छे से होता है। यूनानी मेडिसिन में वो हमदर्द का साफी आता है, वो बहुत अच्छा काम करता है। हम लोग रक्त शुद्धिकर काढ़ा बनाते हैं बहुत सारे। हम लोग रक्त दोषांतक काढ़ा भी बनाते हैं, उसमें क्या क्या है कंटेक्स्ट में बताऊंगा। इस तरह से अगर रक्त की दृष्टि है तो ब्लीडिंग पाइल्स हो सकता है, भगंदर हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, आंखों की बीमारियां, क्षय रोग, रक्तपित्त, रक्त क्षय, त्वचा विकार, ऐसे हो सकते हैं। तो कैसे भी हमें ध्यान में रखना है कि खून की कमी ना हो, खून साफ हो, रक्त का प्रसादन हो, रक्त का शुद्धि हो, रक्त की वृद्धि हो, और हम वमन दे रहे हैं, विरेचन, रक्त मोक्षण कर रहे हैं, तो रोगी बलवान होना चाहिए, तरुण होना चाहिए। बूढ़े लोगों को वमन विरेचन नहीं बर्दाश्त होगा। और अगर रक्तस्राव नहीं रुक रहा है तो तुरंत ही उसको बीटी लगाना चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना चाहिए। तो इस तरह से रक्त की बीमारियों में हम लोग काम कर सकते हैं। मैंने तो थोड़ा बताया, आप लोग बता सकते हैं। और रक्त शुद्धिकर काढ़ा में हम लोग क्या क्या देते हैं, तो सारिवा है, मंजिष्टा, जीरा, आंवला, लोद्र, चंदन, रक्त चंदन, मनुक्का, नागरमोथा, नीम, यष्टि मधु, धातकी, अडुलसा मतलब आसा, गुड़ोची, धमासा, कुटकी, धनिया, हल्दी, दारू हल्दी, गोक्षुर, शतावरी, अर्जुन, इन सब का काढ़ा जो रहता है वो रक्त का शुद्धि करता है। अब आप लोग बताइए कुछ। मनीषा मैम, आपके पास खून की खराबी वाले पेशेंट आते हैं क्या, जिनका खून खराब है, आपने ऐसा डायग्नोस किया, त्वचा विकार हो या मेंसेस हो या कुछ भी हो? मनीषा मैम आप सुन रही हैं कि पेशेंट देख रही हैं? सीमा मैम? सर हाँ हीमोफीलिया के मरीज सर, इनको मतलब सीवियर हीमोफीलिया कोई जैसे ट्रीट किया, आपने विटनेस किया क्या सर, या किया हाँ, हुआ विटनेस किया? हीमोफीलिया के पेशेंट जो रहते हैं ना वो तीरक रक्त पित्त के रहते हैं, तो उसमें अर्जुन घृत बहुत अच्छा रहता है, और दुर्वा घृत, शतावरी घृत, खासकर अर्जुन घृत कंटिन्यू अगर दिया ना सर, या शोणित स्थापन गण है हमारा चरक सूत्र स्थान में 4th चैप्टर में, शोणित स्थापन गण बहुत बढ़िया काम करता है सर। लेकिन पेशेंट को 1.5 साल 2 साल दवाई लेना पड़ता है। और सर ये मतलब उससे इंजेक्शन उसके लगने कम हो जाते हैं क्या? हाँ, कम हो जाता जी। है। आयुर्वेद में हर चीज का इलाज है, लेकिन सर थैलेसीमिया में सर क्या सजेस्ट करेंगे सर, जैसे थैलीसीमिया में ये हमें एकदम कट न लगे, वो सबसे मन प्रिकॉशन। सॉरी, थैलीसीमिया में माइजर, जैसे माइनर और इंटरमीडिएट तो ठीक हो जाता है, उसको हम लेकिन पांडु मेजर रोग में के, सिम्टम्स किस तरीके से करते हैं, क्या क्या पांडु रोग में सर? पांडु रोग में अच्छा, करते पांडु हैं रोग हम। हाँ, पांडु रोग की चिकित्सा करते हैं, तो उसमें हमें पांडु रोग की चिकित्सा में थैलीसीमिया में क्या करते हैं कि घृतपान कराते हैं सर, दाढ़ीमादी घृत, कटुकादि घृत, पहले घृतपान कराते हैं, फिर मृदु विरेचन कराते हैं। मृदु विरेचन करा के जैसे मनुका वगैरह दे दिया, आरगवत का क्वाद दे दिया, उससे विरेचन कराते हैं। फिर उसके बाद हम लोग लौह वाले जो द्रव्य हैं, जैसे ताप्यदि लौह, नवायस लौह, मंडूर भस्म, पुनर्नवा मंडूर, इसको कंटिन्यू चलाते हैं, ब्रेक कर करके बीच बीच में। फिर आरोग्यवर्धिनी वटी, चंद्र प्रभा वटी, ये देते हैं, तो उनका एचबी लेवल मेंटेन रहता है। और हम दाढ़ीमा वाले, द्राक्षा वाले, द्राक्षाधिकृत, दाढ़ीमाधिकृत, ये कंटिन्यू देते हैं। में? हाँ, माइनर वाले तो इजीली ठीक होते हैं, इंटरमीडिएट वाले मेंटेन रखते हैं, और जो मेजर वाले होते हैं उसमें तो एलोपैथी में भी इलाज नहीं है सर, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर करके वो आयरन डिपॉजिट होता है, फिर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। थैलीसीमिया मेजर तो रक्त बस्ती भी देते हैं हम लोग। वो रक्त बस्ती पे मैंने एक लेक्चर लिया था ना, कि बकरे का ब्लड निकालना है और उसका बस्ती देना है, तो एचबी लेवल बढ़ जाता है। सर बस्ती जैसे हम देते हैं, तो क्या हम मतलब एचपी लेवल बढ़ जाता है उससे? हाँ, बढ़ जाता है, खून कि- का बस्ती देना है। सर कितना एमएल करीब देते होंगे बकरे का ब्लड? आप न आप न वो मेरा एक वीडियो है, मेरा एक अच्छा, वीडियो है सर, वो आप थोड़ा स्वप्निल जी से मांगिए, वो आपको देंगे। ठीक ठीक। हाँ, और ना इसमें हम रक्त पाचक, रस पाचक भी देते हैं, तो उससे स्त्रोतस में अवरोधात्मक संप्राप्ति ठीक होती है, अग्नि अच्छा होता है रक्त का, तो थैलीसीमिया तो ठीक होता है। मेजर वाले में बहुत कॉम्प्लिकेशन होते हैं, बहुत ध्यान से करना पड़ता है। ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? वैशाली मैम, रक्त की बीमारियों में आप क्या देती हैं, आपके पास तो बहुत पेशेंट आते होंगे। गीता मैम? सर, हाँ सर, एक सर क्वेश्चन
पित्त की वजह से रक्त दुष्टि है और उसके मुंह में दुर्गंध आ रही है, यूरिन में दुर्गंध आ रही है, तो उसमें मैंने मंजिष्ठादि का सारी बातें सब उसी राशि बदल बदल के दिया, फिर भी ये नहीं है। तो आप रक्त पाचक दीजिए ना मैम, विरेचन दीजिए, रक्त पाचक दीजिए। अब दुर्गंधी आ रही है ना, तो उसमें कवल गंडूश कराइए। वो सर यूरिन में सर भी है स्मेल, एक टिपिकल स्मेल यूरिन में भी रहती है उसकी, यूरिन स्टूल में भी है। पूरा शरीर का शुद्धिकरण पड़ेगा, वमन विरेचन कराना पड़ेगा। ओके। हाँ सर आदित्य जी। रक्त में जैसे 3 लक्षण होते हैं। एक तो रक्त का पित्त होता है जो रंजक कलर उसको देता है, पीला रंग का प्लाज्मा जो रहता है। हाँ एक रक्त का जो वात गुण को बढ़ाता है वो लाल रंग के आरबीसी रहते हैं, और बहुत ही कम मात्रा में एक कप वो निग्लिजिबल रहता है प्लेटलेट्स, और जिसमें बीच में बाकी को मेनली प्लेटलेट्स, सॉरी नहीं, सर। तो ये हम नहीं मानते ये सर, आप जो बता रहे हैं। अच्छा अच्छा। हम ये तो बात पित्त से रक्त को ऐसे आरबीसी, मतलब ये प्लेटलेट को कफ ऐसे हम नहीं मानते। जी सर जी सर। हेलो तो सर। सर जैसे अगर इसका पित्त लक्षण इसका अच्छा रक्त का अगर पित्त का लक्षण कम करना है तो हम उसको किन चीजों से मिला मधुर सकते हैं? रस, मधुर रस, तिक्त रस, कषाय रस। मधुर रस वाले मीठी चीजें दें, जैसे शतावरी घृत दें, शतावरी चूर्ण दें, मीठा वाला। या तिक्त मतलब कड़वी चीजें, जैसे कि हम करेला देते हैं खाने को, नीम देते हैं, परवल देते हैं, वो तिक्त रस वाले द्रव्य। रक्त पाचक देते हैं, तिक्त रस या कषाय रस, ये पित्त का शमन करता है, रक्त की शुद्धि करता है। और मैंने सर तो रक्त थोड़ा का ही अगर बताया, लेकिन ये बहुत वात ज्यादा है। जी। जी सर जी सर जी सर, मैं उसको फिर से सुनूंगा। अच्छा, रक्त का वात गुण अगर कम करना हो सर तो? रक्त का वात गुण कम करना है तो हम घृत पान देते हैं, महातिक्त घृत। कोई भी घृत देंगे ना, तो रक्त की शरीर, रक्त में जो वायु बढ़ा हुआ है उसका शमन हो जाएगा। और रक्त का वात गुण भी कम करना है, और पित्त को भी रक्त 100 में का रखना है कि वात गुण मतलब नहीं, बढ़ ना जाए। रक्त में वायु जो चला गया है उसको कम करना है। जी जी जी। जैसे तो और पित्त को भी 100 में रखना है थोड़ा कि बढ़ ना जाए। तो ये त्रिफला घृत शताब्दी घृत ठीक रहेगा ना? हाँ, मधुर तिक्त कषाय रसात्मक घृत कल्पना से हो जाता है। जी, थैंक यू। हाँ, अभी वैशाली मैम कुछ बोलना चाह रही थी। डॉक्टर वैशाली मैम, कुछ द्रव्य गुण का ज्ञान बताइए। कौन कौन से द्रव्य हैं जो रक्त को शुद्ध करते हैं? सर द्रव्य गुण का ज्ञान तो नहीं है, एक पेशेंट ही आई थी मेरे पास, पर मेरे से वो केस हुआ नहीं, शायद मुझे उस टाइम कुछ इतना आइडिया नहीं था। वो सर जो इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का पेशेंट थी वो, जी। लास्ट 2 इयर्स से उसका एम्स में ट्रीटमेंट भी चल रहा था, उसको एक इंजेक्शन लगता था वीक में 2 बार। तो इनिशियली मैंने उसको सर थोड़ी सी रक्त प्रसादक औषधियां दी, 1 महीने दी थी। मुझे तो यही समझ में आया, इडियोपैथिक फर्स्ट केस था मेरे पास ऐसा कोई, तो मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया। तो मुझे बस ये लगा कि रक्त धातु विकृत हो रही है, तो बराबर। मैं थोड़ा सा अग्नि अच्छी करती हूँ, और वो हेमरेज ना हो तो उसके लिए अच्छा आंवले की रसायन मैंने उसको दिया था। जी। और सर मैंने उनको गैरिक, मंजिष्ठा और पंचतिक्त घृत गुगलू एंड आरोग्य वर्धिनी, ये इसका कॉम्बिनेशन दिया था इनिशियली तो सर। और सर मैंने उनको वो दिया था जो व्हीट ग्रास होता है ना, जी। उसका मॉर्निंग में वो 40 ml वो पीने के लिए बोला था। तो जी। ये सर उन्होंने जब 15 डेज किया तो उनको काफी मतलब वीकनेस में भी रिलीफ फील हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन फिर सर नेक्स्ट 15 डेज पे सेम ट्रीटमेंट रिपीट करने पर उनको फिर से वो जो पैचेस बनते हैं ना, वो फिर से बनने लगे। नहीं, तो तो इसलिए फिर तो मैम आप हेतु, लक्षण, संप्राप्ति जी ये सब देखा करिए। हेतु क्या सर हो रहा था? उसका, सर उनका मुझे ये समझ नहीं आया, इसीलिए शायद उनका शायद इडियोपैथिक है वो, उसका कोई कारण नहीं, ऑटो इडियोपैथिक नहीं इम्यून ही होता है था। मैम, ऐसा नहीं जी होता है। सर मैं जागरण हो उनका रहा था हिस्ट्री क्या? आपको बताती हूँ। सर मैं हाँ उनका बताइए। हिस्ट्री बताती हूँ। उनको अचानक से ही ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी मेंसेस में। तो उन्होंने किसी गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाया, तो गायनोकोलॉजिस्ट को दिखाया तो उन्होंने वो सब सारी ट्रीटमेंट किए, वो नहीं रुका। पर उनका ध्यान भी इस तरफ नहीं गया कि हो सकता है प्लेटलेट काउंट कम रहा हो। तो उन्होंने उनकी वो सर डीएनसी वगैरह किया कि शायद कुछ ऐसा हो कि फाइब्रॉइड या जो भी चीज हो। तो डीएनसी भी किया तो उसमें और ज्यादा ब्लीडिंग बढ़ गई, क्योंकि ये उनकी गलती थी, उनको नहीं करना चाहिए था विदाउट इसके, बीटीसीटी कराए बिना जो भी है। तो फिर उन्होंने फिर जब
कई जगह मतलब हायर सेंटर्स में गए, उसके बाद वो एम्स गए, तब उनको ये पता चला कि ऐसा कुछ है। और सर उनका रूटीन जो था, रूटीन नॉर्मल था। बस मुझे थोड़ा सा ये लगा था, जब 2 साल पहले उनको ये हुआ था, उस टाइम बस मुझे उनका लगा था कि खाना उनका टाइम पे नहीं था, जिसकी वजह से उनकी अग्नि ठीक नहीं थी। तो उसी बेस पे मैंने उनकी अग्नि ठीक करने की कोशिश करी थी सर, वही आरोग्य वर्धिनी वटी दे करके। और बाकी सर आम्ल की रसायन और आपने ये सब देख करके आपने आपको जो बताया। कुछ ऐसा नहीं दिया, रक्तपाचक या फिर सर रक्त यहाँ पर जैसे भी बहुत छोटी सी जगह है, यहाँ पर जो मेडिसिन सर अवेलेबल होती है, मैं प्राइवेट में तो सर करती नहीं हूँ, तो वही यहाँ फिर मेडिकल आप स्टोर्स ऐसे में ऐसे जो। बोल सकते हैं कि आपको समझ नहीं आया कि ठीक नहीं हुई, आपको तो वो का टेस्ट जी करना सर, चाहिए। या बोल सकते हैं मेडिसिन अवेलेबल ना होने की वजह से या जो भी हो, तो वो पेशेंट सर चली गई। तो बाकी मैंने सोचा आपको बताऊं, शायद इसमें आप कुछ हाँ, प्रकाश डाल इसमें सकें आपको होती। केस टेकिंग करना चाहिए कि उनका जागरण कैसा जी होता है, क्रोध कैसा आता है, और फिर वो जी धूप में काम करती हैं क्या, मिर्ची मसाला जी ज्यादा खाती हैं क्या। जी सर, मैंने यही बताया, उनका टाइमिंग ठीक नहीं था, मैंने लिया हिस्ट्री। और वो हाउस वाइफ थी, बाहर कहीं निकलना होता नहीं था उनका। और वो ठीक है, आपने उनका दवाई दिया, लेकिन उन्होंने वो अपना चेंज किया क्या, बिना भूख के खाना खाना नहीं खाना, वो चेंज भी तो होना चाहिए। सब नॉर्मल। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री भी सर बैक बैक जो थी 2 साल पहले की, वो भी नॉर्मल थी। और खान पान में भी उनको वैसी पित्तज वाली चीजें पसंद नहीं थी। मैंने हिस्ट्री लिया था सर, अभी से मुझे 6 महीने हो गए इस केस को। हेलो। हाँ, लेकिन ना मैम, आपका एक चीज में आप बुरा मत मानिए, क्या नहीं होता नहीं है ना सर, मैं कि तो आप सीखने के जब लिए आई बोलेंगी, हूँ सर, आप बिल्कुल बताइए सर। आप जी। जब बोल रही है ना कि पेशेंट तो हाँ। सब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और लेकिन तब भी उसको बीमारी हो गया, इडियोपैथिक, ऐसा कभी नहीं जी होता है। जी जी अगर जी कार्य हो रहा है तो उसका कारण है, सत्कार्य जी वाला। जी। बिल्कुल बिल्कुल सर, तो वो बिल्कुल। केस कहीं टेकिंग ना कहीं और शायद केस टेकिंग में शायद सर कुछ प्रॉब्लम हो रही है या दिक्कत हाँ, हो रही है, इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी सर। अभी और जुड़ी डीप हूँ में सर, अभी चाहिए। अभी तो। जी हाँ, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उनका बिल्कुल। खाने में अम्ल रस ज्यादा जा रहा है, टमाटो सॉस, चाय, कॉफी या बीड़ी हाँ, सिगरेट। या अचार वगैरह छुप- हो सकता है हाँ, ज्यादा हो जी। छुप के बीड़ी पी रही थी क्या, या शराब पी रही थी क्या, कुछ ना कुछ तो नहीं ऐसा नहीं है। सर, ये सब नहीं था सर। बस मुझे जो लगा कि हाँ, बच्चे की वजह से, जो मतलब जितनी मैंने हिस्ट्री सर ले पाई अपने उसके अनुसार, तो मुझे ऐसा लगा कि बच्चा बहुत शैतान था, तो उसके अकॉर्डिंग ही उनको ऐसे हो सकता है नींद ना पूरी होना। जैसे छोटा बच्चा था उनका, 2 साल हाँ, का। लेकिन तो एक ही हेतु जी नहीं होगा, और भी हेतु होंगे। जी जी जी, हाँ, हो सकता है सर, फैमिली इश्यूज कई बार। जैसे माधुरी मैम ने कहा कि वो चाइनीज खाने में कितना रेड वो डालते हैं जी कलर, जी 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 सर। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब सर क्या है ना, पेशेंट से पूछो आप बाहर का खाते हो, वो नहीं खाते हैं। फिर मैंने ये भी पूछना शुरू किया, कहीं ऐसा तो नहीं बाहर का खाना आप घर में बना करके खाते हो, कि वही चीज आप कलर वलर और ये सब ला करके चाइनीज खुद बना के खाते हो, तो वो भी उतना ही हार्मफुल है जितना बाहर का है, बस आप ऑयल बदल देते हो। तो सब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है केस नहीं, टेकिंग। असली में वो पेशेंट ना आपको बोलेंगे हम तो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं तब भी जी बीमारी, जी फिर जी ये जी गलत है, इडियोपैथिक नहीं होता है, कुछ ना कुछ हेतु रहता है। वो जी वो स्किल रहता है कि हम कैसे हेतु निकालते हैं पेशेंट से। जी जी जी। जी सर, डेवलप होगी धीरे धीरे, आप लोगों के सानिध्य में हाँ, रहूंगी तो। और हेतु बस निकालने एक के बाद फिर केस वैसे। मेरे लिए थोड़ा, जी सर, केस मेरे लिए थोड़ा नया था, तो मैंने सोचा आपको ये बताऊं, रक्त हाँ डिसऑर्डर से ही रिलेटेड है तो। जी, नहीं। बहुत अच्छा हुआ आपने बता दिया, लेकिन और जी डीप में जाना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल सर, अब कोशिश करूंगी सर आगे से हिस्ट्री अच्छे से लूं। और हाँ जी। जी। सर ऐसे केस टेकिंग के लिए कोई ऐसी कोई फॉर्मेट शीट नहीं होती है ना, जिससे है ना, के थ्रू। अभी मैं ग्रुप में डाल दूंगा केस शीट, जी सर, वो मुझे डाल कई दूंगा। बार सर भूल जाते हैं क्वेश्चंस, कई सारे पेशेंट रहते हैं, तो वो एकदम जो से वो मैं हो जाता दूंगा है। ना, उसका आप ना प्रिंट आउट निकाल लीजिए पीडीएफ जी का, जी और जी उसी जी के आधार पे केस टेकिंग करिए तो आप सीख जाएंगी धीरे 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 धीरे। जी सर, प्लीज सर शेयर करिएगा ग्रुप में, मैं हाँ बहुत परेशान हो जाती हूँ सर, क्योंकि मुझे टाइम बहुत लग जाता है और उतना आउटकम नहीं निकल के आ पाता है। हाँ, जी सर। इरिलेवेंट सर क्वेश्चन मत नहीं पूछा करिए, जो पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा करिए कि हमें वो वहां तक जाना है, समझना है, उतना ही जी क्वेश्चन जी पूछा। जी हाँ, सर मज्जा सिद्ध घृत को सर कोई इंजेक्ट करने का भी कुछ बताया है क्या, जैसे खाली जगह पे। नहीं ऐसे नहीं बताया, और आप जो बोले थे ना कि अस्थि खराब हो जाता है, को हमारे भाषा में सरक्त मेद बोला है, बोन मैरो को सरक्त मेद, वहां पे अस्थि बनता है। और आप जो बोले इंजेक्शन के द्वारा, ऐसा नहीं होता है। आयुर्वेद में बस्ती चिकित्सा है, यापना बस्ती, आपके पास अगर चरक संहिता है
उसका सेकंड पार्ट जो होगा उत्तरार्ध, उसमें यापना सिद्धि अध्याय देखिए, सिद्धि स्थान में उसमें बहुत सारा बोला है कि मांसरस डालना है, फिर बकरे का वसा डालना है, मज्जा डालना है, बोन मैरो डालना है और मेडिसिन डाल के पका के उसका बस्ती देना है। तो वो देते हैं ना, सब अच्छा हो जाता है। जैसे थैलेसीमिया मेजर भी रहा ना, उसमें यापना बस्ती देने से वो पेशेंट रिकवर कर जाते हैं, रक्त बस्ती और यापना बस्ती। जी जी हेलो सर, हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? बहुत अच्छे से आ रही है। हाँ सर, सुवर्ण मार्कशीट भी अच्छा काम करता है जब स्वर्ण मार्कशीट, हाँ हाँ, रक्त दृष्टि रहेगी तो। हाँ और जो गरीब पेशेंट आते हैं जिनका इम्यून कम रहता है, उनको हम गुड़ और क्या बोलते हैं हिंदी में, किसको? मूंगफली। मूंगफली, हाँ मूंगफली, गुड़ और मूंगफली, हाँ मूंगफली और गुड़ देते हैं खाने को, तो उससे ब्लड अच्छा बनता है। हाँ और जो बकरी का जो लीवर होता है ना, हाँ वो भी खाने को देते हैं जो नॉन वेजिटेरियन है। वो हमारा जो कंसेप्ट है ना, समान से समान, समान की वृद्धि होना, हाँ तो वो उस तरीके से काम करता है। जी, हाँ बहुत सर। अच्छा बताया सर आपने। ये थैलेसीमिया मेजर में देते हैं ये स्वर्ण मार्कशीट? स्वर्ण मार्कशीट देते हैं ना सर, स्वर्ण मार्कशीट भस्म जो है ना, उससे रक्त का प्रसारण होता है, एचबी लेवल अच्छा होता है सर। तो कॉपर पायराइट रहता है ना स्वर्ण मार्कशीट? हाँ हाँ, उसका भस्म मिलता है सर। जी जी। जी, डॉक्टर हरीश बत्रा जी, आप कुछ हेलो बोलना चाहते हैं? सर, नमस्कार हाँ सर, नमस्ते सर। सर। फ्रेंड हैं श्रीकांत सर हैं सर, वो अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, इधर से यहाँ पर देखना सर। कहाँ है, यहाँ पर कहाँ है? यहीं पे ही हैं तो सही सर। एक लिंक लिंक से आए हैं सर। लेकिन यहाँ दिखने तो चाहिए। अच्छा, नहीं दिख रहे हैं। एक पल्लवी मैम है, आप हैं, हरिहर सर हैं, राजकुमार जी हैं, सुरेंद्र यादव जी, आदित्य सर, दिलीप जी, माधुरी मैम, वैशाली मैम, राम कुमार जी, महेंद्र जी, मुकेश जी, सीमा जी, 14 लोग तो हैं, वो दिख नहीं रहे सर। किसी को दिख रहे हैं श्रीकांत जी? आप तो अभी श्रीकांत जी ज्वाइन ही नहीं हो, इधर तो दिख ही नहीं रहे ग्रुप में। नहीं दिख रहे, जूम में नहीं आए अभी तक। तो ओहो, अभी हम मतलब जो सेशन बंद कर सीधा तो देते हैं, ज्वाइन करना है सीधा। अभी हम सेशन बंद कर देते हैं, 1 घंटे का हो गया। अब हम 8:15 पे मिलेंगे, थोड़ा ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।